हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। अपनी किसकी क्लास चल रही थी? अकाउंटेंसी की क्लास है, ठीक है ना। आज उसके अंतर्गत क्या है, 11th क्लास का है। 11th क्लास में भी लेखांकन एक परिचय फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मैंने ना टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने सूचना के स्रोत पढ़ाए थे लेखांकन में, उसके बाद मैंने उद्देश्य, भूमिका, ये सारी चीजें हो चुकी है अपने। अभी लास्ट टॉपिक है अपना आधारभूत पारिभाषिक शब्द, यही चल रहा था अपने। उसके अंतर्गत भी अपने 5 टॉपिक हो चुके थे। 5 डेफिनेशन ऐसी थी जो मैंने बता दी थी। एक तो लेन देन था, एक यूनिट था, यूनिट का मतलब इकाई, लेन देन का मतलब ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद क्रय विक्रय, सेल्स एंड परचेस, ये भी बता दिया था। ये सारी चीजें अपनी हो गई थी। परिसंपत्तियां भी हो गई थी, असेट्स, परिसंपत्तियों को असेट्स बोलते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। उसमें भी स्थायी और अस्थायी चालू संपत्तियां दोनों बता दी थी मैंने। अब अपना क्या है आज का टॉपिक? पूंजी। ठीक है, क्या है पूंजी? पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। ये लास्ट है, इसके बाद से मतलब ये जो टॉपिक है इसके बाद ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, बट इतना ध्यान रखना मैं बार बार यही वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि यही वर्ड आएंगे, अब इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी। आपको पता चलना चाहिए पूंजी का मतलब क्या था, आगम का मतलब क्या था, लेन देन का मतलब क्या था, क्रय का मतलब क्या था, विक्रय का मतलब क्या था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं अब से जो बताऊंगी वो इंग्लिश में बताऊंगी। परचेस तो सीधा वो जब अकाउंट बनेंगे अपने सवाल आएंगे उसके बाद से वो क्या करेंगे अपन उसी के अंतर्गत करेंगे। परचेस है तो परचेस लिखेंगे, ये सारी चीजें अपन लिखते रहेंगे, ठीक है ना। विक्रय नहीं लिखूंगी मैं, क्रय नहीं लिखूंगी, सेल्स की जगह क्या लिखूंगी, विक्रय नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है ना। उसके बाद परचेस क्रय की जगह नहीं लिखूंगी मैं, क्रय नहीं लिखूंगी, उसके सीधा परचेस ही लिख दूंगी। उसके बाद लेन देन है तो ट्रांजेक्शन लिखूंगी। इस तरीके के कोई वर्ड आ जाते हैं तो जैसे यहाँ पर कमीशन है तो कमीशन इंग्लिश में लिखूंगी, वेतन है तो सैलरी लिखूंगी, मजदूरी है तो वेजेस लिखूंगी। ये सारी चीजें मैं इंग्लिश में लिखूंगी, हिंदी में नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो अभी जो मैं वर्ड बता रही हूँ वो ध्यान रखना है कि, और एक एक जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नोट आउट करते हुए चलना ताकि उनके बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने क्या है पूंजी, स्थायी स्वामियों द्वारा व्यवसाय के उपयोग के लिए किया जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। किसके लिए? द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर फ्रॉम यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या है? स्वामी। स्वामी का मतलब होता है ओनर। क्या होता है? ओनर। मतलब जैसे मेरे को कोई बिजनेस करना है और मैं स्वामी, ठीक है, और ये मेरा बिजनेस है, स्वामी द्वारा ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस के उपयोग के लिए किया जाने वाला निवेश। मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसमें निवेश कर रही हूँ, कुछ पैसे ही लगा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी अपन पैसा नहीं लगाएंगे, जब तक मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कैपिटल नहीं लगाएंगे, तब तक कोई बिजनेस हो सकता है क्या? कोई बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप भी पहले पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको बुक लानी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप है ना कोई फॉर्म भर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसके अंतर्गत कुछ कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बुक लानी पड़ेगी, तब जाके पढ़ने बैठोगे। कैसे पढ़ने थोड़ी नहीं बैठ सकते आप। या आप फोन से पढ़ते हो तो क्या करते हो, या तो यूट्यूब से पढ़ते हो तब आपको कोई इनकम पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक पेन लाना ही पड़ेगा, पेन तो खरीदना ही पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा, कॉपी खरीदनी पड़ेगी, तो वहां पे भी पैसा तो जा ही रहा है ना। तो उसी के रिलेटेड अपन, आपके भी घर में कोई कोई बिजनेस करता होगा फैमिली में, तो वो भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तब जाके ही उसे मिल रहा है। तो वही कैपिटल मतलब इन्वेस्ट करने के बारे में बताया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टर मेड बाय द ओनर ऑफ फॉर यूज इन द बिजनेस, किसके लिए? बिजनेस उसको क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। अब अपना है आगम। आगम का मतलब है रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू। वह धनराशि जो व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, आगम कहलाती है। द अमाउंट ऑफ मनी ए बिजनेस रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रिसीव सर्विस प्रोवाइड टू कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम। इसके अंतर्गत क्या है? अभी मैंने बोला था मैं कमीशन, तो सीधा इंग्लिश में कमीशन लिख दूंगी, हिंदी में नहीं लिखूंगी। लाभांश मतलब डिविडेंड्स, अधिकार शुल्क मतलब राइट फीस, ये राइट फीस सारे इंग्लिश में ही आएंगे वर्ड्स, हिंदी में नहीं लिखने बार बार, ठीक है। हिंदी में क्यों? आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप आगे जाओगे तो क्या होगा, सारी इंग्लिश ही आने वाली है, हिंदी नहीं आने वाली, और हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आप हमको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। इस वजह से अपन धनराशि, धनराशि का मतलब पूंजी भी होता है, जो अपने पास अमाउंट है उस, ठीक है। जो धनराशि व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री, बिक्री का मतलब क्या होता है? सेल्स। अपन क्या कर रहे हैं? विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। बिक्री, उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाएं, क्या सेवाएं? सेवाएं मतलब सर्विस, सेवाएं प्रदान के बदले प्राप्त होती है। मतलब जो धनराशि, मैं अगर किसी को कुछ सामान दे रही हूँ या फिर मैं उसकी कोई सेवा कर रही हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपको ना
आपके बहुत जगह होंगे जहां पर है ना आप मसाज करवाना चाहो, मसाज ही क्या, आपको तो सर्विस मिल रही है, वो तो वो उनकी तरफ से तो वो सेवा दे रहे हैं, बट उनको तो उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, वो आपकी सेवा तो कर रहे हैं, बट आपको हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों को पे तो करना ही पड़ता है। आप शिक्षा में जा रहे हो तो शिक्षा क्या, उनके लिए तो सेवा ये दे रहे हैं वो अपन को, ठीक है, बट अपन को उसकी शिक्षा के बदले भी पैसे देने पड़ रहे। ये सारे कहाँ से आएंगे, शिक्षा मतलब ये सारी मैंने बता दी आपको, सेवाएं बता दी। प्रदान करना तो वस्तु, कोई भी वस्तु हो वो प्रदान करना, कुछ भी हो सकती है बिक्री, यहाँ पे वस्तु लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना ये। इसके अंतर्गत क्या कमीशन मिल सकता है, लाभांश मतलब डिविडेंड मिल सकता है, अधिकार शुल्क मतलब राइट फीस, कोई भी फीस हो वो मिल सकती है उसको, ठीक है। फिर अपन आते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या है, व्यवसाय, व्यय, व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर। व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत व्यय कहलाती है। क्या कहलाती है, लागत व्यय कहलाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, द कॉस्ट ऑफ इंक्लूड इन द, एक मिनट, अपन कहा थे, 8 पॉइंट में थे। 8 पॉइंट में क्या था, व्यय, व्यय के अंदर क्या था, एक्सपेंडिचर। व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत व्यय कहलाती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, द कॉस्ट इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन बिजनेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, इज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लागत क्या है, यहाँ पर बोल रहा है व्यवसाय में लाभ अर्जित करना। अपन कोई भी चीज काम करते तो क्यों करते हैं, या तो उससे प्रॉफिट हो अपन को, इसी तरह रीजन की वजह से अपन कोई काम करते हैं। ऐसे तो कोई काम करने बैठ नहीं जाता है, ठीक है ना। अभी आप क्लास भी अटेंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो अटेंड, आप क्लास भी इसलिए अटेंड कर रहे होंगे ना ताकि इसका प्रॉफिट आपको कहाँ मिले, एग्जाम हॉल में मिले, इसलिए आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे ना। तो कोई भी तो उसका लाभ आपको मिलेगा कि मिलेगा। तो कोई भी व्यवसाय भी करता है इंसान किस लिए करता है, लाभ अर्जन करने के लिए करता है। लाभ अर्जन करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, लागत का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। लागत का कॉस्ट होता है लागत के अंतर्गत। जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक पेन बनाना है, तो एक पेन बनाने के अंतर्गत मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, उन चीजों में मैंने क्या क्या चीजें कितना खर्च किया, तो वो लागत है। फिर उन सबका इंक्लूडेड गिना जाएगा कि मैंने प्लास्टिक खरीदा तो उसके लिए कितना आया, वो है ना पेन की नोक खरीदी तो उसके लिए कितना खर्चा हुआ, उसके अंतर्गत जो मशीन में काम किया तो उसका कितना खर्च आया, तो सारे के सारे खर्च गिने जाएंगे एक साथ। उसका जो खर्च गिनने के बाद जो एक होता है फिक्स अमाउंट, उसको देखा जाता है। फिर उसके आधार पर ये देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट कितना अर्जित करना है, ठीक है। अब जो पेन होता है आपका, वो पेन कितने में बनता है, एक पेन बनता है 5 रुपए में, ठीक है। आपको पेन कितने में बेचेंगे, 10 रुपए में बेचेंगे, उससे 5%, 5 जो होगा 5 रुपए का क्या होगा, वो लाभ अर्जित करेंगे। तो उसी तरीके से सीन चलता है कि कोई भी लागत आती है, लागत वो व्यय कहलाती है। क्या कहलाती है, लागत को व्यय कहते हैं, ठीक है। जो भी खर्चा हुआ इसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट में, इट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक कौन सा है, पूंजीगत व्यय, और दूसरा है आयगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितने टाइप है, 2 टाइप है, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, कैपिटल 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 एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब खर्च या व्यय का लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी का भी हो लाभ, अगर मैंने वो चीज में एक बार खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट मुझे बार बार मिलता ही रह रहा है, लगातार मिलता रह रहा हूँ, 1 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो किसमें आएगा, पूंजीगत व्यय, जिसके अंतर्गत भवन आ गया। जैसे अपन भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बनाने के बाद उसका क्या, अपन को अमाउंट तो है ना बार बार मिलता ही रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसके में लॉस जाएगा अपना, ठीक है। तो उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है अपन को, खर्चा तो एक ही बार हुआ बट प्रॉफिट मिलता जा रहा है अपन को, ठीक है। फिर मशीन है, मशीन को भी अपन बनाते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है, मशीन किसी भी सामान को बनाने के लिए खरीदते हैं अपन, तो क्या होता है, उससे मशीन से सामान तो बनता रहता है और उससे अपन को प्रॉफिट भी होता रहता है। बट मशीन 1 साल 2 साल तक तो अच्छे से चलती है, उसके बाद से उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आना शुरू होता है, क्योंकि वो क्या है कि है ना, उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, या फिर ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पार्ट को नया चेंज करना पड़ता है, और तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। बट उसका क्या, 1 साल से अधिक टाइम तक मिलता है। आप कुछ भी चीज लाओ तब तक, आप फोन भी लाते हो तो क्या 1 साल तक तो अच्छे चलता है, उसके बाद से उसमें चलना प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ। तो उसी तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर उसे उसे कौन सा करते हैं, पूंजीगत व्यय। जहां पर 1 वर्ष से ज्यादा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। और आयगत व्यय में उसी का उल्टा, यदि खर्च या व्यय, यदि खर्चे या व्यय का लाभ एक लेखांकन वर्ष के भीतर मिलता है, एक लेखांकन वर्ष मतलब 1 साल के अंदर अंदर मिलता है, ठीक है। इसका इंग्लिश है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विथ इन अकाउंटिंग ईयर, मतलब उस साल के अंदर मिलता है। जैसे सैलरी, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, सैलरी
ठीक है। सैलरी के अंतर्गत क्या आती है? सैलरी में क्या होता है? सैलरी अपन को पर मंथ मिलती है, एक साल से ज्यादा तो नहीं मिल रही है ना, मतलब एक साल का साथ में मिल रहा है क्या अपन को? एक साल के बाद या फिर एक साल के बाद लगातार मिलती रहेगी, जब तक अपन काम करेंगे तब तक मिलती है। ठीक है। मशीन कमीशन है, कमीशन कब मिलता है? कमीशन फिक्स है क्या? बार बार मिलता रहेगा यूं? एक साल से ज्यादा मिलेगा, ये ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर अपन ने कुछ कर रहे हैं तो अपन को कमीशन मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी मिले। अपन अगर किस कार्य नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और फिर मजदूरी, मजदूरी का मतलब होता है वेजेस। अपन ने जब तक मजदूरी की तब तक अपन को पैसा मिला। ठीक है। अब ये सारी चीजें एक बार समझ में आ गई। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, जो बिजनेस में लगाई जाती है। ठीक है। आयगत, आगम, इनकम। इनकम कहाँ होती है? धनराशि। ठीक है। व्यवसाय में और उसके बाद व्यय। व्यय क्यों करते हैं अपन? किसी भी वस्तु को बनाने में करते हैं। उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। उसके बाद क्या है? वेतन, कमीशन, उसके अंतर्गत सैलरी आ गई। ठीक है। मजदूरी क्या है? एक बार वापस से बताऊं। पहले में क्या है? पूंजी, स्वामी द्वारा व्यय, व्यवसाय के उपयोग के लिए। व्यवसाय में अगर उपयोग करना है, व्यवसाय को रेगुलर चलाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? अपन पूंजी लगाएंगे तभी होगा। फिर आगम, धनराशि, वस्तुओं की बिक्री। वस्तुओं की बिक्री, लोगों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसका? आगम, इनकम, रेवेन्यू चाहिए। ठीक है। उसके अंदर भी कमीशन, लाभांश, अधिकांश शुल्क, ये सारी चीजें आ गई। वह भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसमें 1 वर्ष से ज्यादा के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत, और 1 वर्ष से कम के लिए मिलता है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर ही मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? आयगत व्यय। ठीक है। अपना इतना तक हो गया। आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो वो ले लो। ठीक है। उसके बाद अपने जो अब पॉइंट चलेंगे वो है ना एट के बाद चलेंगे। अपना एट तक कंप्लीट हो चुका है। अपन ने कितने 8 पढ़ लिए, अब ये 9वां है। ठीक है। इसमें है खर्च। खर्च का मतलब होता है एक्सपेंसेस। अपन ने पढ़ा था अभी व्यय, व्यय पढ़ा था एक्सपेंडिचर। दोनों की डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बट क्या है? वर्ड अलग अलग है, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ना हो कि बाद में ये खर्च आ गया, ये व्यय आ गया, तो दोनों में क्या डिफरेंट है ये पता नहीं हो, तो इसलिए दोनों की डेफिनेशन अलग अलग लिखी है। ठीक है। इसमें व्यय धनराशि, जो वह धनराशि जो व्यवसाय में माल के उत्पादन या माल की बिक्री पर सेवाओं के बदले दी जाती, यही वही आया था ये, माल का उत्पादन, फिर माल की बिक्री और सेवाएं, यही आया था ना उस टाइम। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन एक्सचेंज, ये आ गया एक्सचेंज फॉर सर्विस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर से सेल ऑफ गुड्स इन बिजनेस इज कॉल्ड, आ गया एक्सपेंशन। अब क्या? अभिवृद्धि। भाई क्या? भाई ये देखो यहाँ पर भी सैलरी आया, वेतन, मजदूरी, वेजेस, कमीशन, कमीशन आ गया। वही का वही था व्यय में। ठीक है। व्यय और इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंट नहीं। यहाँ पे अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब है गेन। व्यवसाय में आकस्मिक घटनाएं, क्या है? आकस्मिक घटनाएं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। अब जैसे आकस्मिक घटना, अब मैंने कोई प्रॉपर्टी थी, उसको खरीदा, सस्ते में खरीद लिया, फिर उसको बेच दिया। ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। अभी जैसे गोल्ड की रेटें चल रही है, पहले गोल्ड की रेटें क्या थी? सस्ती थी, अब वापस से वही महंगी होगी अचानक से, 65 के आसपास हो गया मैक्सिमम। तो वो क्या, जब उन्होंने दुकानदारों ने खरीदा था गोल्ड, तब तो क्या होगा? सस्ते में खरीदा होगा। अब वही माल ना उनके रेट बढ़ने पर उनको बेच रहे, तब उनको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ये आकस्मिक घटना है कि जिस कारण उसके पैसे बढ़ गए तो उनके अच्छा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही है। ठीक है ना। अब स्थानीय संपत्तियों को बेचने पर प्रॉफिट फॉर सेलिंग लोकल प्रॉपर्टीज, किस लोकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने भवन बताया था, स्थानीय संपत्तियों को क्या बताया था? इंग्लिश में कुछ बताया था मैंने, और इसका परिसंपत्तियों का मैंने पूरा बता भी चुकी थी, डेफिनेशन भी बताई थी, उसके 2 पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है। देख लेना अच्छे से। फिर क्या? न्यायालय में कोई मुकदमा जीत लिया, अगर कोई है ना गुनेगार है, गुनेगार होने के बावजूद भी उसको है ना ये हो जाता है कि वो जीत जाता मुकदमा, तो उसको क्या पैसों से रिलेटेड होगा, तो उसका क्या होगा? फायदा ही होगा ना, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मूल्य में वृद्धि होगी। अभी मैंने मूल्य में वृद्धि वाला एग्जांपल, गोल्ड वाला एग्जांपल लेके समझाया था ना, वही वाला। स्थानीय संपत्ति बेचने पर मतलब जैसे भवन वगैरह मैंने बेच दिया, तो वो क्या, या प्रॉपर्टी बेच दी, उस तरीके से। ठीक है ना। अब लाभ का मतलब क्या है? मैं इतने दिन से बताई जा रही हूँ आपको, जब से ये चैप्टर चालू हुआ तब से बता रहे कि लाभ क्या है, हानि क्या है।
ठीक है, वो का वो अपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे अपन को ज्यादा कुछ भी अचीव होता है तो वो लाभ हो गया अपने लिए, ठीक है। और हानि, अपन ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें से भी अपन को कम मिलना, तो वो हानि के अंतर्गत आएगा। हानि का मतलब लॉस और लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। लेनदार और देनदार ये दोनों एक जैसे ही है, क्रेडिटर्स और डेबिटर्स। कल शायद मैंने डेटर्स की डेफिनेशन बताई भी थी डेबिटर्स की, बट मेरे को लगा कि आज वापस से आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों, तो मैंने इसलिए दोनों साथ में लिख दिए, ठीक है। वे व्यक्ति, फर्म अथवा पक्षकार जिनको व्यवसाय द्वारा भुगतान किया जाना है, किसको व्यवसाय द्वारा भुगतान किया जाना है यहाँ पर, वह लेनदार कहलाते हैं। द पर्सन, फर्म, पार्टी टू होम पेमेंट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस। कौन कर रहा है, पे बाय द बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि बिजनेस को पे करना, अगर आपने किसी से पैसा लिया है बिजनेस के लिए, ठीक है, लोन पे लिया तो लोन वापस चुकाना भी तो पड़ेगा आपको, तो वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। बिजनेस पे जो लोन ले रहे बिजनेस के लिए। लेनदार मतलब डेटर्स, वे व्यक्ति, फर्म अथवा पक्षकार जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया, क्या है, व्यवसाय की राशि बकाया। अब व्यवसाय द्वारा भुगतान करना हो तो क्या, मैंने लोन लिया, मतलब मेरा कोई बिजनेस है, मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, ठीक है, बट मेरे पास पैसे ज्यादा है और मैंने किसी को लोन दिया, किसी अब जैसे भी आप भी हो, आजकल क्या है कि पैसे इंटरेस्ट पे देना चलता रहता है ना अपने, तो पैसे इंटरेस्ट पे दिए तो वो लेना व्यवसाय द्वारा, ठीक है, बिजनेस के थ्रू, तो वो राशि बकाया हो देनदार कहलाते हैं। दोज हु पर्सन, फर्म और पार्टीज टू हुम द बिजनेस, या क्या मनी, मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपनी को पैसा देना है, यहाँ पे कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी मांग रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कंपनी मांग रही है और यहाँ पे देना है, अपन को क्या करना है, यहाँ पे पैसा देना है। इतनी चीज याद रख जाओगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेनदार में क्या है, अपन को देना है, और यहाँ पर क्या है, लेना है अपन को उससे। अपने लाभ में क्या था, अपन को प्रॉफिट हो रहा है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर ज्यादा मिल रहा है अपन को, ठीक है। यहाँ पर अपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे कम मिल रहा है। यहाँ पे अभिवृद्धि मतलब कोई आकस्मिक घटना होगी या लेन देन हो गया जिसकी वजह से अपन को प्रॉफिट हो रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने गोल्ड, प्रॉपर्टी, जिसके है ना एग्जाम्पल बताए थे। खर्च क्या है, खर्च एक्सपेंडिचर वाला ही है और एक्सपेंसेस दोनों एक ही है, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, बट यहाँ पर वर्ड अलग अलग आ गए इसलिए दोनों की डेफिनेशन अलग बताइए, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉक आ गया, खाता आ गया। अब अगले अपने खाते के नई टॉपिक है, अब खत्म होने वाला है ये टॉपिक, अपने ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा आपके पूरा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ हो तो वो बता सकता है, ठीक है ना, ताकि मेरे को भी पता चले। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं उनका वापस ले लूं। और मैंने कल भी एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो, कि किसी ने मेरे को कमेंट किया था, बच्चे ने, कि ना कि ये जो जूनियर अकाउंटेंट का है सिलेबस इतना ही है, तो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस इतना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी सिलेबस आता है, बट यहाँ से जो सिलेबस आता है 11-12 का बेस होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th-12 का बेस अगर आपका क्लियर है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी कर लोगे आसानी से, क्योंकि उसमें इतना कुछ होता नहीं है। बस ये होता है कि इंडिया थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है, या फिर मतलब कोई रूल चेंज हो रहा है तो वो उसके अंतर्गत बताते हैं, और सवाल बड़े हो जाते हैं, थोड़ा जो पोर्शन होता है वो लेंदी हो जाता है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। अब अपना क्या, स्टॉक। रहतिया, रहतिया का मतलब क्या है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है अपने पास जो भी बिजनेस में सामान है उसके अंतर्गत, क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस के अंतर्गत जो भी अपना सामान है वो सब किसके अंतर्गत आएगा, स्टॉक के अंतर्गत आएगा। खाता, खाता मतलब अकाउंट, अपन अकाउंट में क्या क्या रखते हैं, जितना अमाउंट होगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा, खाता। खाता तो आपको वैसे भी पता ही होगा। फिर हो गया वाउचर, हो गया, ये सारी चीजें अपनी बाकी है, ठीक है ना। फिर एक मिनट, अपन का स्टॉक मतलब रहतिये में चल रहे थे। स्टॉक का मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस के पास जो भी सामान होता है उसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक दो प्रकार का होता है, अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक वो जो लास्ट में बच जाता है। क्या बचता है, लास्ट में बच जाता है, पूरे साल बेच दिया, जो भी सामान था वो बेच दिया, उसके बाद जो बच गया वो आ गया अंतिम स्टॉक में, और जो वो बचा हुआ माल जब शुरुआत होगी तो उसको किस में लेंगे, प्रारंभिक स्टॉक में लेंगे, ठीक है। कॉस्ट, लागत कितनी बारी बता चुकी हूँ मैं, बार बार नहीं बता रही हूँ अब। माल, गुड्स,
वे वस्तुएं जिनमें स्वामी व्यवसायिक कारोबार करता है वह माल कहलाता है। माल का मतलब स्टॉक भी होता है, वह स्टॉक और माल दोनों सेम ही है, ठीक है ना। माल किससे होता है? माल होगा तो ही सामान, अगर अपने पास सामान है तो ही बिजनेस होगा, उसके बिना बिजनेस हो नहीं सकता। अब क्या है? आहरण, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये है कि सामान स्वामी है। अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा फोन का है, बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, उसमें से एक फोन मेरे यूज के लिए निकाल लिया, तो वो क्या हो गया? आहरण हो गया। या फिर वो जो अपना अमाउंट है उसमें कोई राशि निकाल दी अपने यूज के लिए, तो वो क्या हुआ? आहरण कहलाएगा। आहरण मतलब ड्राइंग। स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत, यहाँ पे आ गया व्यक्तिगत प्रयोग मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाली गई नकद राशि भी हो सकती है, वस्तु या आहरण कहलाती है, ठीक है। अब खाता, आय व्यय खाता। खाते कितने प्रकार के होते हैं? आय व्यय खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, वस्तु लेन देन और लेन देनों के जोखे रखना, मतलब लेन देनों का जोखा रखना। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैंने ये सामान लिया, तो उसका जो जोखा मतलब जो भी अमाउंट होगा उसको रखना व्यवस्थित तौर पे, किस तरीके से आय क्या हुई, व्यय क्या हुआ, वो चीजें देखना। व्यक्ति से कितना मांगते हैं, व्यक्ति ने कितना दिया, ये सारी चीजें देखना। और अपने पास सामान कितना पड़ा हो, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रमाणक मतलब वाउचर। किसी भी लेन देन, अपन लेन देन करते हैं तो अपन कुछ ना कुछ उसको देते हैं, या तो रसीद देंगे या कुछ ना कुछ देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रमाण बोलते हैं। किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं। ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, या क्या? सपोर्टर। तो वही है कि अपने पास कुछ सामान है, अपन ने कुछ दिया उसको, तो उसके लिए रसीद दी, या अपन किसी से कुछ पैसा मांगते हैं तो उसके लिए भी रसीद दी। अपने पास रसीद हो, कैश दिया, तो किसी के भी लिए प्रमाण देना, ठीक है। छूट का मतलब तो आपको सबको पता ही है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कहाँ मिलता है? अपन कपड़े लेने जाए, फोन लेने जाए, कहीं पे भी डिस्काउंट मिलता ही है। बट डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है व्यापारिक, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो आपको यूं बोला होता है कि इसमें 25% की छूट है, 10% की छूट है, तो उनका फिक्स डिस्काउंट होता है, ठीक है। प्रतिशत के रूप में होता है कि अपन कपड़े लेने जाएंगे तो नहीं बोलेंगे कि अपन को कहना है कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो अपन ने 10% के डिस्काउंट में ले लिया, ठीक है। अब हो गया नकद छूट। नकद छूट का मतलब है कैश डिस्काउंट। मैंने किसी को है ना उधार सामान दे दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ उधार सामान। अगर मैंने किसी को उधार सामान ले लिया, बट उसको मेरे को पैसा दे ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मेरे को उसको यूं बोलना पड़ेगा कि तू मेरे को पैसा दे दे, 10% और कम देना तू, या 10% और मैं डिस्काउंट दे देता हूँ तेरे को। ये चीजें कह के अपन जो भी पैसा लेते हैं उससे, तो उसको कौन सी बोलते हैं? नकद छूट बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आज सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, अपना एक भी टॉपिक नहीं बचा है, कोई स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो ले लो। अपने इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसमें किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है, और है ना या तो मैसेज कर सकता है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जिन्होंने मेरे को ये मैसेज किया था कि जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो इतना ही है, तो वो सिलेबस इतना नहीं है, और भी है, बट आपके ये चीजें क्लियर होगी। अगर आप आगे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि स्टॉक क्या है, नकद छूट क्या है, उन्होंने यूं बोल दिया कि आपको नकद छूट दी गई, तो उसपे भी तो पहले कोई प्रतिशत दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, कितने परसेंट है, वो चीजें भी देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। व्यापारिक छूट है, नकद छूट है, नकद छूट का इंक्लूड होती है ना, और व्यापारिक छूट का इंक्लूड होती है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको ध्यान नहीं रहेगा। बट ये वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैश आया, कैश डिस्काउंट आया, ट्रेड डिस्काउंट आया, तो कैसे है ये। आप यूं सोचोगे कैश डिस्काउंट, ये दोनों अलग अलग नाम आ गए, हमें तो पता ही नहीं इन दोनों के बारे में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ये हुआ कि नकद छूट का इसमें लिख दिया और इसका इसमें लिख दिया, तब क्या होगा? तब तो प्रॉब्लम ही होगी। तो इसलिए सारे नाम जो भी है वो आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते हो तो आपके ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे आगे जाके, ठीक है। आपको सवाल तो होंगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वहां पर सोचोगे कि नकद छूट क्या होती है, फिर सोचोगे व्यापारिक छूट क्या होती है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हमें अभी पता हो जानी चाहिए, ताकि क्या कि बाद में जाके जब अपन फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़े, तब हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, क्यों वहां पर इतना सारे डिटेल्स में नहीं बताया जाता, ठीक है ना। इसलिए मैंने जूनियर अकाउंटेंट लिख रखा है। और आप कहोगे तो अपने जिस तरीके से सिलेबस खत्म होता जाएगा, मैं आगे तब करवा दूंगी, ठीक है ना, अगर टाइम मिला तो। बट पहले अपन 11-12 के सिलेबस पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।